हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ग्रेट जीनियसेस। मैं हूं गुरजोत सिंह, मैं आपको टीच करता हूँ बिजनेस स्टडी। आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की आज हम क्विक लर्निंग करेंगे कि है क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखो बच्चों, आपने मैनेजमेंट वर्ड तो सुना ही हुआ है, जिसमें हम प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये दिस इज अ मैनेजमेंट। आज हम करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात, किस तरह से फाइनेंस को मैनेज किया जाता है, कहाँ कहाँ से हम फाइनेंस इकट्ठा कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हम उसे यूटिलाइज करेंगे। इस चैप्टर में हम डीपली स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल प्लस मैनेजमेंट, फाइनेंस को मैनेज करना ही क्या है बच्चों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखो बच्चों, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैंने अभी आपको बताया कि हम क्या करेंगे, इसके अंदर फाइनेंस को मैनेज करेंगे। क्या लिखा हुआ है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद एफिशिएंट एक्विजिशन एंड एलोकेशन ऑफ फंड्स। आप सही तरीके से रिसोर्सिस को इकट्ठा करेंगे। रिसोर्सिस का मतलब है बच्चों, फाइनेंस से मतलब रहेगा, इसका फंड से मतलब रहेगा। एक्विजिशन का मतलब है जितना पैसा आपको चाहिए आप उतना मार्केट से ले लीजिए, जितनी आपको रिक्वायरमेंट हो। एलोकेशन ऑफ फंड्स, इकट्ठा करना फंड्स को। ठीक है बच्चों, क्या लिखा हुआ है, एक्विजिशन एंड एलोकेशन। इन अदर वर्ड्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद फ्लो ऑफ फंड्स। किसकी बात कर रहे हैं हम, फंड्स मतलब फाइनेंस। फंड्स जहां भी वर्ड लिखा होगा आप समझ आना बच्चों, हम फाइनेंस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, फाइनेंस। और ऐसे कौन कौन से डिसीजंस लेने हैं जिससे हम अपने फंड्स को एक्वायर कर सके, एलोकेट कर सके। इन्वेस्टमेंट अगर करनी है तो लॉन्ग टर्म करनी है या शॉर्ट टर्म करनी है, ये सब हमें कौन बताता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है बच्चों, इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू एक्विजिशन of finance, efficient utilization of finance, and efficient distribution and disposal of surplus for smooth working of the company. Acquisition, allocation, utilization, ये वर्ड बच्चों आपको याद रखने हैं। किसके रिलेटेड होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। आप पहले एक्वायर करेंगे, फंड्स को इकट्ठा करेंगे, कितना हमें पैसा चाहिए उस हिसाब से हम रिक्वायर्ड होगा तो हम उस फाइनेंस को इकट्ठा करेंगे। फिर कैसे यूटिलाइज करना है, यूटिलाइज करने के बाद हमें ऐसे कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं जिससे आने वाले टाइम के लिए हम अपनी कंपनी को सिक्योर कर सके, इन द वर्ड्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें पहला पॉइंट आता है साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स तो बच्चों आपको पता होता है क्या होती हैं। क्या होती है फिक्स्ड एसेट्स, आपकी बिल्डिंग, आपकी लैंड, आपका फर्नीचर और आपकी मशीनरीज। वो एसेट जो आपको लंबे टाइम के लिए क्या देती है, बेनिफिट प्रोवाइड करती है। ये सब क्या होती है बच्चों, फिक्स्ड एसेट्स होती हैं। तो साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, आपको फिक्स्ड एसेट्स कितनी चाहिए अपने बिजनेस के लिए। देखो बच्चों, दो तरह के हमारे बिजनेस आ सकते हैं। मान लीजिए एक बिजनेस है हमारा, हम कह सकते हैं स्मॉल बिजनेस। स्मॉल बिजनेस एक हमारा लार्ज बिजनेस है। अब स्मॉल बिजनेस में आपको फिक्स एसेट्स कम चाहिए होंगी और लार्ज बिजनेस में आपको फिक्स एसेट्स ज्यादा चाहिए होंगी। तो उसी हिसाब से आप फंड्स एलोकेट करोगे, मतलब फाइनेंस आप क्या करोगे, जितना आपको रिक्वायर होगा आप उतना ही क्या करोगे बच्चों, इकट्ठा करोगे और अपनी फिक्स एसेट्स को परचेज करोगे। ठीक है बच्चों, इसे कहते हैं हम रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स। कितना आपको फिक्स्ड एसेट की जरूरत है उस हिसाब से फंड्स को एलोकेट करेंगे। फिर आता है बच्चों हमारा सेकंड पॉइंट, अमाउंट एंड कॉम्पोजिशन ऑफ करंट एसेट। देखो बच्चों, करंट एसेट क्या होता है, आपका कैश, आपका स्टॉक, अकाउंट रिसीवेबल्स, ऐसा पैसा जो आपके बैंक में पड़ा है, बैंक डिपॉजिट्स हैं जो आपकी। करंट एसेट का मतलब है जो आप डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए,
डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए जो यूज करते हैं उससे हम कहते हैं करंट एसेट्स। कितना पैसा हमें चाहिए हमारी डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए, दैट इज अ अमाउंट एंड कॉम्पोजिशन ऑफ करंट एसेट। वो किस पे डिपेंड करेगा? हमारे बिजनेस पे डिपेंड करेगा। कईयों के पास शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस होगा तो वो फाइनेंस ज़्यादा सोर्स इकट्ठा करेगा, किसी के पास फाइनेंस ज़्यादा होगा तो वो ये चेक करेगा भाई मेरे पास करंट एसेट्स कितनी पड़ी है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि डे टू डे वर्किंग में मुझे क्या हो जाए, लॉस हो जाए। ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। हमारा पॉइंट आता है थर्ड, द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स। अब किस पर डिपेंड करता है? एक फाइनेंस मैनेजर या जो हमारा बिजनेसमैन है उस पर डिपेंड करता है कि हमें फाइनेंस लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए या शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए। अब देखो बच्चों, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की बात की जा रही है। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म मतलब आपको पैसा 1 साल से कम के लिए चाहिए या 1 साल से ज्यादा के लिए चाहिए, इसे कहते हैं हम लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ऑफ फंड्स। कितना पैसा चाहिए कौन बताएगा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस हमें खुद लेने पड़ेंगे। फिर आता है बच्चों ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेब्ट एंड इक्विटी। अब आपने सोच लिया कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए, लॉन्ग टर्म मतलब 2-3 साल के लिए तो मुझे पैसा चाहिए ही चाहिए। अब आप डेब्ट इशू करेंगे या इक्विटी इशू करेंगे, ये अब आप पे डिपेंड करता है। आपके कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पर डिपेंड करता है कि उसने डिसाइड तो कर लिया कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए बट डेब्ट चाहिए या इक्विटी चाहिए। ये किस पर डिपेंड करेगा? आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशंस पे। क्या लिखा हुआ है? फर्म कैन रेज लॉन्ग टर्म डेब्ट्स बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स एज वेल एज बाय इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। आप इक्विटी शेयर्स भी इशू कर सकते हैं और डिबेंचर्स भी इशू कर सकते हैं। इशू ऑफ इक्विटी शेयर तो आपको पता ही है, शेयर्स क्या होते हैं? ऐसा पैसा मतलब जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं जिसे हम शेयर होल्डर्स कह देते हैं, जो कंपनी में पैसा लगाते हैं उसके बदले में उनको क्या मिलते हैं बच्चों? शेयर्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? शेयर्स। और डिबेंचर्स क्या होते हैं? एक तरह का एक लोन होता है जो कंपनी डिबेंचर होल्डर से लेती है। डिबेंचर होल्डर। शेयर्स पे आपको क्या मिलता है? मतलब किसको मिलेगा? शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा और डिबेंचर होल्डर्स को क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या ऑब्जेक्टिव्स है हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में? देखो बच्चों, हर बिजनेसमैन का, हर बिजनेस का, हर कंपनी का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन करूं, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन करूं। बट अगर हम आज की बात करें तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या है बच्चों? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एक ऐसा कंसेप्ट है जिससे आपके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स मतलब आपके प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी होगा और आपके जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी वैल्यू भी इंक्रीज होगी। मतलब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब है इंक्रीज द वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर्स मतलब शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इंक्रीज करना। अगर आपके शेयर होल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज होगी, मान लीजिए एक शेयर का रेट, एक शेयर का जो प्राइस है वो मान लीजिए 80 रुपीज है। अगर इस शेयर का प्राइस इंक्रीज हो जाता है, मतलब जहां पे आपने 80 रुपए लगाए थे, अब आप जब उसे बेचेंगे तो 100 रुपए का बेचेंगे तो आपकी वेल्थ बढ़ी ना। इससे कंपनी का भी क्या होगा? फायदा होगा, साथ के साथ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कंसेप्ट भी बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होती है तो इनडायरेक्टली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी कंसेप्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव का है वो भी पूरा होता है। ठीक है बच्चों, चलें आगे चलते हैं। देखो, मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स, ये तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है ही। साथ में और कौन से बच्चों? इसमें पहला आता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी होना चाहिए, मतलब आपकी सेल की बात की जा रही है। पहले आपने 2 करोड़ की सेल करी, आज आप 5 करोड़ की सेल कर रहे हैं। जो सेल पे डिपेंड होता है वो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कंसेप्ट आ जाता है। जब ईपीएस बढ़ेगा, मतलब ईपीएस का मतलब क्या था? अर्निंग पर शेयर। जब ये इंक्रीज होगा तो इसका मतलब ये है जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो भी पूरा हो रहा है। ठीक है बच्चों, फिर आता है मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी।
लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज जिससे हम इजिली कैश में क्या कर लेते हैं बच्चों? कन्वर्ट कर लेते हैं, इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश। इजिली आप कैश में क्या कर रहे हो? कन्वर्ट कर रहे हो, उसे हम लिक्विडिटी कहते हैं। शॉर्ट टर्म के अंदर अंदर आप क्या कर लेते हो? पैसों को जल्दी इससे क्या कर लेते हो बच्चों? कन्वर्ट कर लेते हो। कोई सिक्योरिटी है, उसे आप क्या कर रहे हो? कैश में कन्वर्ट कर रहे हो। फिर आप रिसोर्सेज का सही तरीके से यूज करोगे, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव बनता है कि आपको वेस्टेज नहीं करनी है। आपको बच्चों वेस्टेज नहीं करनी है, आपको सही तरीके से रिसोर्सेज का यूज करना है। जैसे आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, आपको सही तरीके से टाइम का यूज करोगे तो जरूर आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। फिर आता है मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट्स। जो हमें रिक्वायरमेंट्स हैं फाइनेंशियल की, वो भी हम क्या कर सकते हैं? इजिली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें कितना पैसा चाहिए, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव किसका बनता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। अब आता है बच्चों फाइनेंशियल डिसीजंस। देखो बच्चों, यहां से 101% आपका क्वेश्चन आएगा। केस स्टडी में क्वेश्चन भी आ सकता है और सिंपल क्वेश्चन भी उठ सकता है। केस स्टडी में आपके क्वेश्चंस आपको पता है ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो जब भी हम फाइनेंस को मैनेज करते हैं तो हमें 3 तरह के डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जिसमें पहला है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा फाइनेंसिंग डिसीजन, तीसरा डिविडेंड डिसीजन। ठीक है बच्चों, जब हम कैपिटल बस्टिंग और वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं तो समझ रहा हूं इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात हो रही है। यह बात याद रखना, कैपिटल बस्टिंग और वर्किंग कैपिटल किसके अंदर आता है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर आता है। फाइनेंसिंग की बात करें तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर किसके अंदर आएगा? फाइनेंसिंग के अंदर आएगा। अगर मैं डिविडेंड की बात करता हूं तो रिटेन्ड अर्निंग और डिविडेंड क्या है, डिटेल में स्टडी करते हैं। आइए, सबसे पहला है, एक एग्जांपल से हम आपको तीनों कंसेप्ट एक बार बताते हैं कि है क्या। देखो बच्चों, एक ये हमारे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स हैं। ये चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है हमारे, ये सोच रहे हैं कि मुझे इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी करना है, मुझे फाइनेंसिंग डिसीजन भी करने हैं और डिविडेंड डिसीजन भी करने हैं। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मैं अपनी मशीनरी में पैसा लगाऊं या रॉ मटेरियल में पैसा लगाऊं? ये क्या है? आपके इन्वेस्टमेंट है, आप बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं तो ये आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर आ जाएगा। दूसरा फाइनेंसिंग डिसीजन, पैसा कहां से आएगा? पैसा कहां से आएगा? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, कॉमर्शियल बैंक से। डेब्ट इश्यू करूं या इक्विटी शेयर्स इश्यू करूं? डिबेंचर्स इश्यू करूं या इक्विटी शेयर्स को मैं लूं? इश्यू तो कंपनी करेगी, बट लेना तो हमने है, परचेस तो हम ही करेंगे ना। तो डिबेंचर्स इश्यू करें या इक्विटी शेयर्स इश्यू करें? मान लीजिए कंपनी की बात है, ये हमारे कंपनी ही है ये। फिर डिविडेंड, भाई कितना, मान लीजिए कितना परसेंट मैं प्रॉफिट, अब जो मेरा प्रॉफिट आ रहा है, मान लीजिए मेरा प्रॉफिट आया 80,000 का, उसमें से कितना मैं अपने पास रखूं, कितना मैं रिटेन्ड कर लूं अपने पास, और कितना मैं डिविडेंड के रूप में उसको बांट दूं। ये क्या है? डिविडेंड डिसीजन। कितना मैं अपने पास रखूंगा और कितना मैं अपने शेयर होल्डर्स में एज अ डिविडेंड में बांट दूंगा, इसे कहते हैं डिविडेंड डिसीजन। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में जिसे हम कैपिटल बस्टिंग डिसीजन भी कहते हैं, यह कहता है कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सी एसेट पे हम पैसा लगाएं, कौन सी एसेट पे पैसा लगाया जाएगा। ये आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको ही सोचना पड़ेगा कि भाई कौन सी एसेट में पैसा लगाएं, किस पे हमें मैक्सिमम रिटर्न मिलेगी। ये हमारा किस में आएगा बच्चों? इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। क्या लिखा हुआ है? द डिसीजन रिलेट्स टू केयरफुल सिलेक्शन ऑफ एसेट्स विच फंड्स विल बी इन्वेस्टेड। आपने कौन से फंड्स को क्या करना है, कहां पे इन्वेस्ट करना है। फर्म की बात कर रहे हैं, तुम कंपनी की ही बात कर रहे हैं, आपके पास काफी सारे ऑप्शंस हैं पैसा लगाने के लिए, पर सिलेक्ट आपको कौन सा करना है जहां पे आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिले, मतलब मैक्सिमम आपको क्या मिले बच्चों? रिटर्न्स मिले, आप वहां पे पैसा लगाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम बेनिफिट हो एक कंपनी को, एक फर्म को, वहां पे हम पैसा लगाएंगे। ये हमारा किसके अंदर आएगा? इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर। द फर्म इन्वेस्ट इट फंड्स इन एक्वायरिंग फिक्स एसेट। अब वो फिक्स एसेट, मतलब जो मैंने सिलेक्शन ऑफ एसेट की बात की थी, वो फिक्स एसेट्स भी हो सकती हैं और आपकी करंट एसेट्स भी हो सकती हैं। ये आपको पता ही है फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स क्या होती है, अभी मैंने आपको डिटेल में बताया ही है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं।
अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, देखो बच्चों, फैक्टर्स अफेक्टिंग, चाहे वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो, चाहे फाइनेंसिंग हो, चाहे डिविडेंड हो, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो पहला आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है, जिसमें आपका पहला पॉइंट है कैश फ्लोस, रेट ऑफ रिटर्न और इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या रहेगा। क्या है? कैश फ्लो, रेट ऑफ रिटर्न और इन्वेस्टमेंट। कैश फ्लो, रेट ऑफ रिटर्न और इन्वेस्टमेंट। ठीक है बच्चों, क्लियर है? समझते हैं है क्या ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं। अभी मैंने आपको बताया, पहला क्या है, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। देखो बच्चों, आप उस एसेट पे पैसा लगाएंगे जहां से आपको रेगुलर अमाउंट ऑफ रिटर्न्स आपको मिलेंगी, है ना। मान लो कि आपने पैसा लगाना है, आप कहते हो कि यार मेरे पास ना दो तरह के ऑप्शंस हैं, एक ए ऑप्शन है और एक बी ऑप्शन है। ए ऑप्शन कहता है कि आपको रेगुलर अमाउंट ऑफ रिटर्न्स मिलेंगी, बी आपको क्या दे रहा है, इंटरवल्स में दे रहा है, मतलब गैप में आपको रिटर्न्स देता है। तो आप किसके पास जाओगे, रेगुलर के पास जाओगे। हाँ यार, रेगुलर पेमेंट आ रही है, बहुत बढ़िया चीज है, हर बिजनेसमैन के लिए ये चीज बढ़िया होती है कि रेगुलर पेमेंट आती रहे बस। तो ये क्या है, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है बच्चों, क्या लिखा हुआ है, वेन एवर कंपनी इज इन्वेस्टिंग ह्यूज फंड्स इन एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, इट एक्सपेक्ट सम रेगुलर अमाउंट। उसे एक रेगुलर अमाउंट चाहिए होती है कि वो डे टू डे जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसे वो पूरा कर सके। इससे हम क्या कहते हैं, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। द अमाउंट ऑफ द कैश फ्लो एंड इन्वेस्टमेंट प्रपोजल विल बी एबल टू जनरेट। देखो बच्चों, सीधी सी बात है, आपको कैश फ्लो जनरेट करना है, रेगुलर बेसिस पे आपको पैसा जनरेट करना है बस, जिससे आप अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को पूरा कर सकें। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि आपके पास एक ए प्रोजेक्ट है, एक बी प्रोजेक्ट है, आपने ए पे लगाया, बी पे नहीं लगाया, क्योंकि ए आपको क्या दे रहा था, रेगुलर अमाउंट ऑफ रिटर्न्स दे रहा था। अब रिटर्न की जब मैंने बात करी तो भाई किस पे रिटर्न मिल रही है, ए पे ज्यादा मिल रही है या बी पे मिल रही है। मान लो ए आपको रेगुलर पेमेंट दे रहा है, जो भी हमने बात की थी, बी आपको इंटरवल में देता था, यही चीज थी ना अभी हमने पढ़ी कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट में। ए की रिटर्न मान लो 10% की है, बी की मान लो 5% की है। तो आप क्या कर रहे हो, आप कंपेयर करोगे बच्चों कि किस में रिटर्न सबसे ज्यादा मिलेगी, हम वो प्रपोजल क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। बट आपको ये भी देखना पड़ेगा कि रेगुलर पैसा मिल रहा है, इंटरवल्स में मिल रहा है, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तब क्या क्या देखोगे, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और थर्ड है हमारा इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या कहता है, आपके पास नंबर ऑफ क्राइटेरियाज हैं, नंबर ऑफ कैलकुलेशंस रहेंगी, नंबर ऑफ कैलकुलेशंस रहेंगी कि मेरा इंटरेस्ट रेट कितना है, कैश फ्लो क्या रहेगा, रेट ऑफ रिटर्न क्या रहेगी। मतलब जब मैं पैसा लगा रहा हूं तो मैं ये सोच रहा हूं कि भाई मेरा रेट ऑफ रिटर्न क्या रहेगा, रेट ऑफ रिटर्न क्या रहेगा। ठीक है, मुझे रेगुलर पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, कैश फ्लो की बात की जा रही है, इंटरेस्ट रेट की बात की जाएगी, रिस्क की बात की जाएगी, रिस्क भी तो होगा, हमारा एक पॉइंट तो रह ही गया, रिस्क, रिटर्न, ये सबसे ज्यादा मेन पॉइंट होते हैं। आप क्या करेंगे कि सबसे ज्यादा रिस्क किस में हो रहा है, उसमें नहीं पैसा लगाएंगे। ठीक है, मानते हैं रिस्क ज्यादा तो प्रॉफिट भी ज्यादा, बट रेगुलर इनकम भी होनी चाहिए, रिस्क भी हमारा मिनिमाइज होना चाहिए, रिटर्न्स भी ज्यादा होनी चाहिए। ये हर बिजनेसमैन, हर पर्सन सोचता है, एक बिजनेसमैन नहीं, हर पर्सन ही इसकी बात करता है कि भाई रिस्क भी कम हो और मुझे रिटर्न भी ज्यादा मिले। आप वही प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे जहां पे रिस्क कम होगा और रिटर्न्स आपकी ज्यादा होंगी। ठीक है बच्चों, देर आर डिफरेंट टेक्निक्स टू इवेल्युएट द इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। आपके पास काफी टेक्निक्स हैं जिससे आप इवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, जिससे हम कहते हैं कैपिटल बस्टिंग टेक्निक। क्या कहते हैं बच्चों, कैपिटल बस्टिंग टेक्निक की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, मतलब कहां कौन सी एसेट पे लगाना है पैसा, कहां इन्वेस्टमेंट करनी है, रिटर्न क्या रहेगा, रिस्क क्या रहेगा, कैश फ्लोस क्या रहेंगे, ये सब देखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। सेकंड डिसीजन आता है हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन। क्या आ रहा है बच्चों, फाइनेंसिंग डिसीजन।
देखो बच्चों, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट में हमने ये कहा था कि कहाँ कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ कहाँ पैसा आपने इन्वेस्ट करना है। अब आपने कहाँ कहाँ से पैसा लेना है, सोर्सेज क्या रहेंगे, सोर्सेज ऑफ फंड्स की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है बच्चों? सोर्सेज ऑफ फंड्स में आप डेब्ट इशू करेंगे या इक्विटी इशू करेंगे। ओनर्स फंड्स में हमारे इक्विटी आ जाती है बच्चों, और बोरोड फंड्स में हमारे डिबेंचर्स, जिससे आप डेब्ट भी कह सकते हैं, लोन्स, ये सब बोरोड फंड्स का पार्ट है। तो आप ओनर्स फंड्स का यूज करेंगे या बोरोड फंड्स का यूज करेंगे, अब ये डिपेंड करता है किस पे? एक कंपनी पे डिपेंड करेगा कि वो क्या चाहती है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, जिसमें कुछ फैक्टर्स हैं। पहला है कॉस्ट, रिस्क, फ्लोटेशन कॉस्ट, कैश फ्लो पोजीशन और कंट्रोल कंसिडरेशन। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। पहला फैक्टर है बच्चों कॉस्ट। क्या है? कॉस्ट। अब देखो, आप मान लीजिए कि एक मोबाइल परचेस करने जा रहे हैं, एक शॉप पे 20,000 का है, एक शॉप पे 19,800 का है। आप कौन सा परचेस करेंगे जहां पे कम खर्चा हो? 19,800। सेम एज इट इज, सेम एज इट इज इसके अंदर भी ऐसा ही होगा। आप कॉस्ट को देखेंगे कि भाई मेरे को मिनिमम कॉस्ट से मतलब है, बस जो मिनिमम कॉस्ट देगा मैं वो क्या कर दूंगा, वहां से पैसा फाइनेंस कर लूंगा, चाहे मुझे डिबेंचर से मिले, चाहे मुझे इक्विटी से मिले, चाहे मुझे, मतलब लोन की बात कर रहा हूं, डिबेंचर्स मतलब डेब्ट की बात की जा रही है, आपके लोन्स भी हो सकते हैं। कोस्ट को डिटरमाइन किया जाएगा। कोस्ट को आप ध्यान में रखेंगे कि भाई कोस्ट सबसे कम किसके अंदर है, मिनिमम कोस्ट किसके अंदर है, आप वो प्रपोजल क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इज डिफरेंट। देखो, हर सोर्स ऑफ फाइनेंस की डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट होती है, एंड फाइनेंस मैनेजर ऑलवेज प्रेफर द सोर्स विद मिनिमम कॉस्ट। कॉस्ट क्या रहनी चाहिए? मिनिमम रहनी चाहिए। फिर हमारा दूसरा पॉइंट आता है बच्चों रिस्क। क्या आ रहा है बच्चों? रिस्क भी तो देखा जाएगा ना कि भाई रिस्क मुझे कम ले रहा है, रिस्क किसमें ज्यादा है, किसमें कम है, वो हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे है क्या। देखो, मोर रिस्क एसोसिएटेड विद द बोरोड फंड्स। बोरोड फंड्स का मतलब जो आपके डिबेंचर्स होते हैं या जो आपके डेब्ट्स होते हैं, ये सबसे ज्यादा रिस्की होते हैं। ये बच्चों आपको याद रखना है, डिबेंचर्स आर वेरी रिस्की, मतलब डेब्ट्स आर वेरी रिस्की। बोरोड फंड्स आपके क्या होते हैं, रिस्की होते हैं एज कंपेयर टू ओनर्स फंड। ठीक है बच्चों, क्लियर है? डिबेंचर्स क्या रहेंगे आपके, रिस्की एक सोर्स है। ठीक, मोर रिस्क एसोसिएटेड विद द बोरोड फंड्स एज कंपेयर टू ओनर्स फंड। फाइनेंस मैनेजर कंपेयर द रिस्क विद द कॉस्ट इन्वॉल्व्ड एंड प्रेफर सिक्योरिटी विद द मॉडरेट रिस्क फैक्टर। रिस्क कम होना चाहिए, रिस्क कम हो, खर्चे कम हो, वहीं पे आप पैसा लगाओगे। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। क्या है फिर आता है, वही हमारा उसके अंदर कंसेप्ट था ना, कैश फ्लो पोजीशन, सेम इसके अंदर भी आएगा। क्या लिखा हुआ है, द कैश फ्लो पोजीशंस ऑफ द कंपनी ऑल्सो हेल्प इन सिलेक्टिंग द सिक्योरिटीज विद स्मूथ एंड स्टडी कैश फ्लो कंपनीज कैन इजिली अफोर्ड बोरोड फंड्स। देखो बच्चों, अगर आपका फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग है तो आप इजिली डेब्ट को इश्यू कर सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं होगी। अगर आपके पास पहले से शॉर्टेज चल रही है कैश फ्लोज की, आपके पास डे टू डे एक्सपेंसेस ही नहीं पूरे हो रहे हैं, तो आप लोन कहां से ले लेंगे, इंटरेस्ट की पेमेंट कहां से कर लेंगे, तो आप उस टाइम पे इक्विटी शेयर्स को इश्यू करेंगे, ना कि डिवेंचर्स को। ठीक है बच्चों, अगर आपका बिजनेस, मतलब बिजनेस का अगर मतलब हम बात करें कैश फ्लो से है, कैश फ्लो, अगर कैश फ्लो अच्छा है, पॉजिटिव में चल रहा है, तो आप डेब्ट इश्यू करेंगे। अगर कैश फ्लो आपका नेगेटिव में, मतलब सही नहीं चल रहा, रेगुलर पेमेंट्स नहीं हो पा रही हैं, तो आप क्या इश्यू करोगे बच्चों, इक्विटी, मतलब ओनर्स फंड्स को इश्यू करेंगे, दैट इज अ इक्विटी। ठीक है बच्चों, फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जब आप किसी सिक्योरिटी को इश्यू करते हैं। ऐसे कौन कौन से खर्चे आ रहे हैं, ब्रोकर कमीशन, अंडरराइटर्स फीस, एक्सपेंसेस ऑन प्रोस्पेक्टस, ऐसे खर्चे कौन से होते हैं आपके बच्चों, फ्लोटेशन कॉस्ट होती है जब आप सिक्योरिटी को इशू करते हैं। तो आप वही सिक्योरिटी इशू करेंगे जहां पे आपको मिनिमम फ्लोटेशन कॉस्ट आ रही होगी, मिनिमम फ्लोटेशन कॉस्ट।
मिनिमम फ्लोटेशन कॉस्ट। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों कंट्रोल कंसीडरेशन, फिफ्थ पॉइंट। इफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर वांट to retain the complete control of business, then they prefer borrowed funds securities to raise further fund. On the other hand, if they do not mind to lose the control, then they go to the owners funds. कहने का मतलब ये है कि अगर हम कंप्लीट कंट्रोल चाहते हैं बिजनेस पे तो हम borrowed funds का यूज करेंगे, अदरवाइज हम इक्विटी का यूज करेंगे। मतलब ओनर फंड्स, इक्विटी मतलब ओनर फंड्स, borrowed फंड्स कौन से हैं आपके, डेप्ट्स की बात की जा रही है। अब आता है बच्चों डिविडेंड डिसीजंस। क्या आ रहा है बच्चों, डिविडेंड डिसीजन। देखो बच्चों मैंने पहले ही आपको बताया जो डिविडेंड डिसीजन होता है, मान लीजिए आपने 80,000 रुपये कमाए, मैंने पहले भी आपको ये एग्जांपल दिया, आपने 80,000 रुपीज का आपको प्रॉफिट आया, आपने कितना डिविडेंड के रूप में बांटना है शेयर होल्डर्स को और कितना आपको रिटेन्ड करना है, मतलब अपने पास रखना है, जिसे हम रिटेन्ड अर्निंग कह देते हैं। कितना आप डिविडेंड के रूप में बांटेंगे शेयर होल्डर्स को, कितना आप रिटेन करेंगे, यह हमें कौन बताता है, डिविडेंड डिसीजन बताता है। ठीक है बच्चों, जिस तरह से एक शेयर से कितना डिविडेंड एक शेयर होल्डर कलेक्ट कर रहा है, कितना कंपनी अपने पास रख रही है, ये कौन बताएगा, डिविडेंड डिसीजन। क्या लिखा हुआ है, दिस डिसीजन इज कंसर्न्ड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस फंड्स, मतलब प्रॉफिट की बात की जा रही है, जो कंपनी के प्रॉफिट्स हुए हैं। The profit of the firm is distributed among various parties such as creditors, employees, debenture holders, shareholders, सबको बांटा जाता है। जो कंपनी का सरप्लस आता है, डिविडेंड तो शेयर होल्डर को ही मिलेगा सिर्फ। The surplus profit is either distributed to the equity shareholder in the form of dividend, या फर्म अपने पास रख लेगी। मैंने अभी आपको बताया, या तो फर्म अपने पास रख लेगी जिसे हम रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं, जब फर्म उसे डिविडेंड के रूप में बांट देगी, जिससे हम क्या कहते हैं, किसको बांटेगी, पहली बात तो इक्विटी शेयर होल्डर को बांटेगी, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं। अंडर डिविडेंड डिसीजन द फाइनेंस मैनेजर डिसाइड हाउ मच टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, हमें कितना डिविडेंड अपने पास रखना है, कितना मतलब कितना रिटेन्ड अर्निंग अपने पास रखना है और कितना डिविडेंड के रूप में बांटना है, ये एक फाइनेंस मैनेजर को डिसीजन लेना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ डिविडेंड डिसीजंस। फिर आता है बच्चों फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिविडेंड डिसीजंस के अंदर आते हैं, जिसमें आपकी अमाउंट ऑफ अर्निंग, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, आपकी स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, कैश फ्लो, टैक्सेशन पॉलिसी, स्टॉक मार्केट रिएक्शन, अभी डिटेल में स्टडी करेंगे, देखते हैं क्या है। हमारा पहला फैक्टर है बच्चों डिविडेंड डिसीजन का अर्निंग्स। क्यों पैसा पैसा करता है तू, पैसे पे तू मरता है, मैं बारिश कर दूं पैसों की, जो बिजनेस स्टडी हो जाए मेरी। ये क्या है, अर्निंग्स की बात की जा रही है इसमें। तो पहला पॉइंट क्या है बच्चों, अर्निंग्स। डिविडेंड्स आर पेड आउट ऑफ करंट एंड प्रीवियस अर्निंग। देखो बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो आप कमा रहे हैं वहीं से डिविडेंड दोगे, चाहे आपका करंट ईयर का है चाहे आपका प्रीवियस ईयर का है, आप उसी में से डिविडेंड दोगे। अगर आपकी अर्निंग ज्यादा है, सीधी सी बात है, अर्निंग ज्यादा तो डिविडेंड भी ज्यादा, बस आपको यह बात याद रखनी है। अगर आपकी अर्निंग ज्यादा तो डिविडेंड भी ज्यादा, अर्निंग कम तो डिविडेंड भी कम होगा। ठीक है बच्चों, क्या लिखा हुआ है, अगर आपकी अर्निंग्स ज्यादा है तो आपका डिविडेंड भी ज्यादा होगा। अर्निंग्स ज्यादा तो डिविडेंड भी ज्यादा, और अगर आपकी अर्निंग्स कम है बच्चों तो आपका डिविडेंड भी क्या होगा, कम होगा। ऐसे याद करोगे तो इजीली तरीके से आप याद कर पाओगे। ठीक है बच्चों, फिर आता है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, मतलब डिविडेंड कितना स्टेबल है। अगर आपका डिविडेंड स्टेबल रहेगा ना बच्चों, मतलब कंपनी अगर रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड देती रहेगी तो कंपनी की रेपुटेशन उससे इंप्रूव होगी, इंक्रीज होगी, जिससे आने वाले टाइम पे जो शेयर होल्डर्स हैं वो और पैसा लगा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा इस कंपनी में लगाया जाएगा। भाई जो तो डिविडेंड हर साल दे रही है तो ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाया जाएगा। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, कंपनीज हैविंग स्टेबल और स्मूथ अर्निंग प्रेफर टू गिव हाई रेट। क्या कह रहे हैं बच्चों इसमें, यह कहा है कि अगर आपकी स्टेबल अर्निंग्स है, स्टेबल अर्निंग्स है तो डिविडेंड, एक मिनट रुको, डिविडेंड की हम बात कर रहे हैं। अगर स्टेबल है
तो हम ज़्यादा डिविडेंड देंगे। अगर हम अनस्टेबल, मतलब हम डिविडेंड हर साल, मतलब हमारी अर्निंग्स हर साल नहीं हो पा रही है, कभी ज़्यादा हो रही है कभी कम हो रही है, तो हम डिविडेंड को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। आपकी अर्निंग स्टेबल्स रहनी चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है कैश फ्लो पोजीशन। क्या आता है बच्चों, कैश फ्लो पोजीशन। अगर आपके पास कैश सरप्लस में पड़ा है, अच्छा कैश पड़ा है, तो आप हाई रेट ऑफ डिविडेंड देंगे। क्या देंगे बच्चों, हाई रेट ऑफ डिविडेंड। क्या लिखा हुआ है, अगर आपके पास कैश फ्लो, हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, कैश फ्लो। अगर कैश फ्लो सरप्लस में है तो आप डिविडेंड ज्यादा देंगे। अगर आपका कैश डेफिशिएट मतलब कम है तो आप डिविडेंड कम देंगे या देंगे ही नहीं, वो बात डिपेंड करती है आपकी सिचुएशंस पे। ठीक है बच्चों, ये थर्ड कंसेप्ट था हमारा कैश फ्लो का। देखो बच्चों, फोर्थ पॉइंट है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। ये कहते हैं कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ प्लान्स हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक है बच्चों, अगर आपके पास ग्रोथ प्लान्स नहीं है तो आप डिविडेंड कम बांटें। जनरली मैच्योर कंपनीज डिक्लेयर मोर डिविडेंड। ये आपको याद रखना है बच्चों, जो मैच्योर कंपनीज होंगी वो डिविडेंड ज्यादा देती हैं, और जिनकी ग्रोइंग कंपनीज हैं वो डिविडेंड क्या करती है, कम करती हैं, वो रिटेन्ड ज्यादा करती हैं। ठीक है बच्चों, क्या लिखा हुआ है, जो आपकी मैच्योर कंपनीज हैं, देखो कंपनीज आपकी दो तरह की हैं इसके अंदर, एक हम किसकी बात कर रहे हैं, एक मैच्योर की बात कर रहे हैं, और एक हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे थे, ग्रोइंग की। मैच्योर के केस में डिविडेंड को ज्यादा दिया जाएगा, इसमें हम डिविडेंड की बात करेंगे, मैच्योर में डिविडेंड ज्यादा होगा, इसमें ग्रोइंग में रिटेन्ड अर्निंग्स ज्यादा होंगी। ठीक है बच्चों, इसमें रिटेन्ड अर्निंग ज्यादा होगी। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। अगर आप हर साल डिविडेंड अच्छा बांट रहे हैं तो क्या करेंगे, तो जो शेयर होल्डर्स हैं वो हर साल इसी कंपनी में पैसा लगाएंगे कि इस कंपनी में डिविडेंड अच्छा मिलता है। हमने स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग भी किया था, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड भी किया है, दोनों अलग अलग कंसेप्ट है बच्चों। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स में आप कंपनी की अर्निंग्स की बात करते हैं, अगर कंपनी की अर्निंग्स रेगुलर बेसिस पे होती हैं तो हम, मतलब जो हमारी कंपनी है वो डिविडेंड अच्छा बांटती है। अब स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड है, अगर डिविडेंड हर साल बांटा जा रहा है तो कंपनी की रेपुटेशन उससे इंप्रूव होती है, जिससे क्या होगा, कंपनी की रेपुटेशन इंप्रूव होगी और शेयर होल्डर की वेल्थ इंक्रीज होगी। ठीक है बच्चों, देन आता है टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स। क्या आ रहा है बच्चों, टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर। अगर आपके पास मिडिल क्लास शेयर होल्डर्स हैं या रिटायर्ड शेयर होल्डर्स हैं तो आप डिविडेंड ज्यादा बांटेंगे। अगर आपके पास यूथ शेयर होल्डर ज्यादा है तो आप क्या करेंगे, उनके पैसे का यूज करके आप क्या कर सकते हो, आने वाले टाइम पे अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है, तब आप रिटेन्ड अर्निंग्स को प्रेफर करोगे। ठीक है बच्चों, टैक्सेशन पॉलिसी। क्या है बच्चों, टैक्सेशन पॉलिसी। देखो पहली बात तो जो टैक्स लगता होता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स होता है, शेयर होल्डर किसी भी तरह का टैक्स पे नहीं करते हैं, कंपनी ही क्या करेगी, टैक्स पे करती है डिविडेंड पे। द रेट ऑफ डिविडेंड ऑल्सो डिपेंड ऑन द टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। अंडर प्रेजेंट टैक्सेशन सिस्टम डिविडेंड इनकम इज टैक्स फ्री। अभी मैंने आपको बताया कि शेयर होल्डर्स के लिए तो डिविडेंड टैक्स तो लगता नहीं है, बिल्कुल फ्री है, डिविडेंड पे कोई भी टैक्स नहीं है, बट कंपनी क्या करेगी, डिविडेंड टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर टैक्स रेट ज्यादा होगा तो कंपनी डिविडेंड कम देगी, अगर टैक्स रेट कम होगा तो डिविडेंड ज्यादा दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या है, टैक्स रेट्स की बात कर रहे हैं। अगर टैक्स रेट क्या है, ज्यादा है, अगर टैक्स रेट क्या है बच्चों, ज्यादा और कम, अगर ज्यादा है तो बच्चों तो डिविडेंड क्या मिलेगा, कम बटेगा, और अगर आपका टैक्स रेट कम है तो वहां पे बच्चों डिविडेंड ज्यादा बटेगा। ये है हमारा टैक्स रेट का कंसेप्ट। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, आगे आता है हमारा लीगल रेस्ट्रिक्शंस। पहले से ही हमने प्रोविजंस बता रखे हैं, कंपनी एक्ट ने प्रोविजंस बता रखे हैं, या हमारी जो इंटरनल मैनेजमेंट है उसने पहले से ही कह रखा है कि भाई इतना डिविडेंड तो बांटना ही बांटना है, हर साल डिविडेंड बांटना ही बांटना है, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा।
क्या लिखा हुआ है? कंपनीज एक्ट में गिवन सर्टेन प्रोविजंस regarding the payment of dividend. Apart from the company act, there are certain internal provisions. कंपनी एक्ट के अलावा काफी और certain इंटरनल मैनेजमेंट भी है, इंटरनल प्रोविजंस भी होते हैं जो कंपनी को ये देखना पड़ता है कि भाई मेरे पास इनफ फ्लो ऑफ कैश है या नहीं है डिविडेंड के रूप में बांटने के लिए। ठीक है बच्चों, अगर फ्लो ऑफ कैश होगा तो वो जरूर बांटेगी, अदरवाइज वो नहीं बांटेगी। स्टॉक मार्केट रिएक्शन, देखो बच्चों स्टॉक मार्केट रिएक्शन क्या है? अगर आपका स्टॉक मार्केट, कहने का मतलब हम सीधा कह सकते हैं, अगर आप डिविडेंड ज्यादा बांटते हैं, हमने स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड की बात की थी, हम डिविडेंड अगर रेगुलर बेसिस पे बांटते थे कंपनी की रेपुटेशन इंप्रूव होती थी। तो अगर हम डिविडेंड बांट रहे हैं तो हमारी स्टॉक मार्केट हमेशा क्या करेगी? अप जाएगी, हमेशा अप जाएगी। अगर डिविडेंड बांटा जा रहा है तो उस कंपनी में और पैसा लगेगा जिससे शेयर मार्केट जंप करेगा और राइज करेगा, जिससे शेयर मार्केट की अच्छी न्यूज हमें देखने को मिल सकती है। क्या लिखा हुआ है? द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड हैज आल्सो इंपैक्ट ऑन द स्टॉक मार्केट एज इंक्रीज इन द डिविडेंड इज टेकन एज अ गुड न्यूज इन द स्टॉक मार्केट। समझ आ गई? जिससे सिक्योरिटी के प्राइस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, राइज हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, फिर आता है वेयर इज अ डिक्रीज इन द डिविडेंड may have a negative impact on the share price in the stock market। अगर आप डिविडेंड कम बांटेंगे तो उससे क्या होगा? कहेंगे यार ये कंपनी डिविडेंड तो देती ही नहीं है, छोड़, यहां पे पैसे लगाते, किसी और कंपनी पैसा लगाते हैं, तो उस कंपनी के जो प्राइस है सिक्योरिटीज की वो कम हो जाएगी और दूसरे वाले की सिक्योरिटीज प्राइस बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों, आगे क्या लिखा है चलते हैं। अब आता है बच्चों फाइनेंशियल प्लानिंग। देखो प्लानिंग का तो आपको पता है, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हुज टू डू इट। सेम फाइनेंशियल प्लानिंग में भी आप क्या कर रहे हैं? फाइनेंस की प्लानिंग कर रहे हैं, एडवांस में सोच रहे हैं कितना पैसा लगाना है, कब लगाना है, कहां कहां से सोर्सेज आएंगे, ये सब क्या फाइनेंशियल प्लानिंग होगा। कैसे हमारे फाइनेंस को प्लान किया जाएगा, ये क्या हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग। ऐसे कौन कौन से सोर्सेज अवेलेबल होंगे, कितना पैसा आज लगाना है, लॉन्ग टर्म के लिए कितना लगाना है, शॉर्ट टर्म के लिए कितने बेसिस पर लगाना है, दैट्स अ फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है बच्चों, क्या लिखा हुआ है? फाइनेंशियल प्लानिंग मींस डिसाइडिंग इन एडवांस हाउ मच व्हाट टू स्पेंड अकॉर्डिंग टू द फंड्स एट योर डिस्पोजल। मतलब आपने कितना पैसा लगाना है, कहां कहां खर्चना है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, सब फाइनेंशियल प्लानिंग है। फाइनेंस को प्लान कर रहे हो, सीधी सी बात है, उसमें आप मैनेज कर रहे थे। स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूं, कहने का मतलब ये है कि जो फाइनेंशियल प्लानिंग है ये किसका पार्ट है? किसका पार्ट है? ये हमारे पार्ट ऑफ FM, मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ वाइडर कंसेप्ट, फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ नैरो कंसेप्ट। फाइनेंशियल प्लानिंग पार्ट है हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। क्या क्या चीजें आती है? डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट्स ऑफ फाइनेंस, कितना पैसा चाहिए हमारे बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए। दूसरा, डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स, कहां कहां से पैसा इश्यू करना है। पहली बात तो कितना पैसा चाहिए, सोर्सेज क्या रहेंगे, कैसे यूज करेंगे, ऐसे कौन कौन सी में पॉलिसीज चाहिए जिससे हम अपने फंड्स को, अपने फाइनेंस को अच्छे तरीके से यूज कर पाए। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है बच्चों फाइनेंशियल प्लानिंग के? जिसमें आपका पहला ऑब्जेक्टिव आता है टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेनेवर दीज आर रिक्वायर्ड। भाई जब हमें पैसों की जरूरत पड़े, जब हमें पैसों की जरूरत पड़े तब हमें पैसा अवेलेबल हो जाए। बिल्कुल सही बात है। अगर हमें पैसा आज चाहिए, पैसा आज चाहिए, ग्रेट जेनेसिस का प्लेटफॉर्म आज चाहिए, तो हम कल क्या क्या करेंगे? हमें चाहिए ही आज, तो हम आज की बात करेंगे। मतलब हमें रिक्वायर्ड ही आज है तो अवेलेबल भी आज ही होना चाहिए, लेट नहीं होने चाहिए। मुझे मान लो एक डील करनी है, 10 करोड़ की डील है, एक प्रोजेक्ट मिलना है। अगर मेरे पास 10 करोड़ अगर आज मुझे अवेलेबल हो जाते हैं तो डील को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, अगर नहीं हो पाते हैं तो कोई और एक्सेप्ट कर लेगा। तो मतलब पैसों की अवेलेबिलिटी का होना एज पर योर रिक्वायरमेंट। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग इज दैट सफिशिएंट फंड शुड बी अवेलेबल इन द कंपनी फॉर डिफरेंट पर्पसेस। आपने लॉन्ग टर्म एसेट खरीदनी है, मिड टू डे एक्सपेंसेस, कहने का मतलब यह है जब आपको पैसों की जरूरत पड़े आपको पैसा मिल जाए। आगे चलते, क्या लिखा हुआ है? आगे बात करते हैं टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेजेस रिसोर्सेज अननेसेसरी। रिसोर्स का मतलब फंड्स की बात की जा रही है,
हमारे फाइनेंस की बात की जा रही है। फर्म धक्के से कोई फंड्स को रेज ना करे, जितना पैसा चाहिए सिर्फ उतना ही करे, ना तो वो एक्सेस करे ना शॉर्टेज में रहे। बिल्कुल हम क्या कह सकते थे, अगर मैं आपको अपनी बिजनेस स्टडी की लैंग्वेज की बात करें तो हम क्या करें, ऑप्टिमम, सही तरीके से आपको रिसोर्सेज क्या करने हैं, रेस करने हैं, मतलब फंड्स को रेस करना है, ना एक्सेस हो ना शॉर्टेज हो। अगर एक्सेस होगा तो क्या होगा, पड़ा रहेगा फालतू का, आपको ना तो उस पर इंटरेस्ट मिल रहा, उल्टा इंटरेस्ट देना और पड़ रहा है अगर आपने डिबेंचर्स इश्यू कर रखे हैं। और अगर आप कम करोगे तो उस कम वाले पैसे का भी कोई फायदा नहीं अगर आपके प्रोजेक्ट्स ही कंप्लीट ना हो रहे हो। तो एक्सेस फंडिंग इज बैड एज इनएडुकेट और शॉर्टेज ऑफ फंड्स। If there is a surplus money, financial planning must in the best possible manner। देखो सीधी सी बात है, अगर आपके पास अच्छा पैसा पड़ा है तो आप इजीली अच्छे तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा कम पड़ा है तो कितना पैसा चाहिए ये आपको देखना है, शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग क्या कहती है इंपॉर्टेंस, पहला है मेक द फर्म बेटर प्रिपेयर्ड टू फेस द फ्यूचर। देखो प्लानिंग जो हम करते हैं फ्यूचर के लिए तो कर रहे हैं, डिसाइडिंग इन एडवांस, पहले से ही एडवांस में डिसाइड कर रहे हैं। तो क्या कर रहा है, जो हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग है ये हमें फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रही है, पहले से ही देख रही है कि आपका फ्यूचर क्या है अगर आप प्रॉपरली फाइनेंस को प्लान करते हैं। क्या लिखा हुआ है, इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग व्हाट मे हैपन द फ्यूचर ऑन डिफरेंट बिजनेस सिचुएशंस। क्या अराइजेस हो सकती हैं, क्या क्या सिचुएशंस अराइज हो सकती हैं हमारे बिजनेस के लिए, वो पहले ही फाइनेंशियल प्लानिंग क्या करेगी, चेक कर लेगी। फाइनेंशियल प्लानिंग की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आप अपने ब्लूप्रिंट्स बना सकते हो। क्या बना सकते हो बच्चों, ब्लूप्रिंट्स बना सकते हो, जिसके बेसिस पे आप क्या करेंगे, आपको कितना पैसा आज चाहिए, कितना पैसा कल चाहिए, ये आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस। अगर आज आपने फाइनेंशियल प्लानिंग की तो आप इजिली जो आने वाले सरप्राइजेस हैं, शॉक्स हैं, वो आप इजिली उससे क्या कर सकते हो, डील कर सकते हो। थर्ड आता है कोऑर्डिनेट वेरियस फंक्शन। कोऑर्डिनेट वेरियस फंक्शन, देखो बच्चों एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी, उसमें काफी तरह से हमारे क्या होते हैं, फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। तो सबको कोऑर्डिनेट तरीके से काम करना पड़ेगा। हर डिपार्टमेंट में पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए ये विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग से ही पता लग सकता है। किस तरह से हमने आने वाले फ्यूचर में जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, जो शॉर्टेज आने वाला है, किसी डिपार्टमेंट में शॉर्टेज ना रहे, हम आज ही क्या कर लेंगे, उसे स्टडी कर लेंगे। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, आप क्या करेंगे बच्चों, अपने रिसोर्सिस को सही तरीके से यूज करेंगे, जिससे आप कह सकते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। क्या कह सकते हैं बच्चों, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, या आप कह सकते हो फाइनेंस। आप सही तरीके से रिसोर्सेज का यूज करें, ना एक्सेस में रहे ना शॉर्टेज में रहे। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक फाइनेंशियल लीवरेज, जिसे हम कहते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। एक पर्सन भाई सोच रहा है, मोबाइल पे ट्रेडिंग कर रहा है, भाई कितना पैसा मुझे डेप्ट से इश्यू करना है, कितना इक्विटी से। कहने का मतलब ये है कि आपकी जो टोटल कैपिटल है, जो आपने पूरा पैसा कमाया है, उसमें से मेरे डेप्ट कितना है ये कैलकुलेट कर रहा है ये, कि भाई इसमें से मेरे डेप्ट कितने निकले, पूरी कैपिटल में से मेरे कितने डेप्ट निकले हैं, ये पर्सन कैलकुलेट कर रहा है। मतलब हमारा फाइनेंस मैनेजर कैलकुलेट कर रहा है। मतलब रेफर द प्रपोर्शन ऑफ डेप्ट। डेप्ट कितना है कौन बताएगा, फाइनेंशियल लीवरेज। हमारी पूरी कैपिटल में हमारा कितना डेप्ट है ये फाइनेंशियल लीवरेज बताता है। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला क्या रहेगा, डेप्ट अपॉन इक्विटी। क्या रहेगा बच्चों, डेप्ट अपॉन इक्विटी। क्लियर। विद द डेप्ट फंड्स कंपनी फंड्स एंड अर्निंग इंक्रीजेस बिकॉज डेप्ट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। अब ध्यान से सुनना, जो आपका डेप्ट है, देखो बच्चों जो आपका क्या होता है, डेप्ट होता है, ये रिस्की भी होता है और चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस भी है। अभी हम चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस क्यों है, इसको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आपको समझाया जाएगा। है क्या, मतलब इंटरेस्ट बेनिफिट आपको इसका मिलता है। अभी एक विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल अभी हम समझेंगे। आपको यह बात याद रखनी है कि जो डेप्ट है रिस्की होता है
और चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, सबसे सस्ता हमारा डेप्ट है एज कंपेयर टू इक्विटी। अगर मैं इक्विटी से कंपेयर करूं तो सबसे सस्ता हमारा क्या है बच्चों, डेप्ट है। रिटेन्ड अर्निंग की अगर मैं बात करूं, देखो बच्चों, अगर मैं डेप्ट को रिटेन्ड अर्निंग से कंपेयर करता हूं तो रिटेन्ड अर्निंग आपकी चीपर हो जाती है। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं तो रिटेन्ड अर्निंग चीपर बनती है। अगर मैं डेप्ट और इक्विटी को कंपेयर करता हूं तो उसमें डेप्ट चीपर बनता है। यह आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। मोर डेप्ट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन द वैल्यू अर्निंग। देखो बच्चों क्या कह रहा है, इसका मतलब ही एक बार दोबारा सुन लो। देखो वो कहता है कि जैसे जैसे आप डेप्ट का यूज करते रहेंगे वैसे वैसे आपका ईपीएस क्या होगा, बढ़ता रहेगा। ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर क्या होगा, आपका इंक्रीज होता रहेगा। डेप्ट इश्यू होता रहेगा तो आपका ईपीएस भी क्या होगा, इंक्रीज होता रहेगा। कब तक इंक्रीज होगा, जब आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तब तक आप डिबेंचर्स का या डेप्ट का जब यूज करोगे आपका उसको फायदा ईपीएस को मिलेगा। ईपीएस तब तक बढ़ता रहेगा डेप्ट के यूज से जब तक आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या रहता है, ज्यादा रहता है। मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 5% का है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 8% की है। इस केस में आपका ईपीएस बढ़ता रहेगा, आप डेप्ट जितना मर्जी यूज करें। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। क्या लिखा हुआ, एक सिचुएशन आ रही है बच्चों, क्या सिचुएशन है थोड़ा फोकस रखना। हम आगे चलते हैं। हाँ, यहां से आपको बताता हूं बच्चों क्या सिचुएशन अराइज हो सकती है। देखो बच्चों, जब बैक चलें, चलो बैक चलते हैं, क्वेश्चन हमारा वही है मेन। तो देखो बच्चों, टोटल कैपिटल, पहले सिचुएशन 1 को देख रहे हैं। जो हमारी टोटल कैपिटल है वो 50 लाख की है। ये हमारी सिचुएशन 1। हमारी 3 सिचुएशंस आएंगी बच्चों। ये 3 सिचुएशंस क्या कहती हैं, पहली सिचुएशन, सेकेंड और थर्ड। देखो बच्चों ध्यान से सुनना है क्या। टोटल कैपिटल तीनों में 50-50 लाख रुपए की है। 50 लाख सिचुएशन 1 में, 50 लाख सिचुएशन 2 में और 50 लाख की सिचुएशन 3 में। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो हमारी टोटल कैपिटल है, जो कैपिटल है इसमें भी 50 लाख की है, इसमें भी 50 लाख की है और इसमें भी 50 लाख की है। यही बात हुई, ध्यान से समझ लेना। अच्छा पॉइंट है, इजीली आपको समझ आने वाला है जो आज तक समझ नहीं आया है। इक्विटी की पहली सिचुएशन की जो मैं बात करूं, इक्विटी सारी इशू कर रखी है, सारी की सारी इक्विटी इशू कर रखी है 50 की 50। सिचुएशन सेकंड में आपने इक्विटी 40 लाख की और सिचुएशन थर्ड में 30 लाख की। कहने का मतलब इसमें जो आपकी इक्विटी है, जो आपकी इक्विटी है 50 लाख की है, इसमें आपकी जो इक्विटी है वो 40 लाख की है। ठीक है, और 10 लाख के क्या बच्चों, आपके डिबेंचर्स हैं। आप डेप्ट कह सकते हैं, क्या कह सकते हो, डेप्ट। और इसमें 30 लाख के आपकी इक्विटी है और डेप्ट कितने हैं बच्चों, 20 लाख के। डेप्ट कितने बच्चों, 20 लाख। ठीक है, फर्स्ट सिचुएशन में आपकी कैपिटल 50 लाख की है, तीनों में क्या आपकी कैपिटल टोटल 50 लाख रुपए की है। पहले केस में आपने सारे इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं, दूसरे केस में आपने 10 लाख रुपए डिबेंचर्स इशू किए हैं और 40 लाख के आपने इक्विटी इशू किए हैं। थर्ड केस में आपने क्या किया है, डिबेंचर्स को 20 लाख और 30 लाख के आपने इक्विटी शेयर्स इशू कर रखे हैं। ठीक है, टैक्स रेट आपका 30% है और इंटरेस्ट आपका 10% है। वापिस चलते हैं, देखो बच्चों 30% का टैक्स रेट है। टैक्स रेट कितना है बच्चों, तीनों केस में 30% का। और इंटरेस्ट रेट कितना है, इंटरेस्ट रेट आपका बच्चों 10% का। कितना है बच्चों, 10% का। तो बच्चों ध्यान से सुनना, क्या है हमारा सॉल्यूशन, क्या रहेगा, थोड़ा फोकस में रखें, है क्या। देखो ईबीआईटी रह गया हमारा, ईबीटी हमारा सारा 7 लाख रुपए है।
तीनों में सारा का सारा 7 लाख रुपए बनेगा, चाहे फर्स्ट सिचुएशन है, चाहे सेकंड सिचुएशन है, थर्ड सिचुएशन है। तीनों में हमारी जो अर्निंग्स हैं, तीनों में प्रॉफिट बिफोर अर्निंग्स, सॉरी इंटरेस्ट एंड टैक्स जो भी है, ये सब क्या है हमारा 7 लाख का प्रॉफिट है। क्या कहता है देखते हैं। देखो ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है बच्चों, 7 लाख। 7 लाख है, इसमें भी 7 लाख है हमारा ईबीआईटी, और इसमें भी क्या है बच्चों 7 लाख है। ये बात तो क्लियर होगी। अब इंटरेस्ट माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे बच्चों, इंटरेस्ट। क्या माइनस करेंगे बच्चों, इंटरेस्ट। तीनों में इंटरेस्ट माइनस किया जाएगा। अब पहले केस में तो आपने डेब्ट इश्यू ही नहीं किए, तो इंटरेस्ट किस चीज का, इंटरेस्ट होगा ही नहीं, तो इसमें से कुछ भी माइनस नहीं करेंगे। तो 7 लाख का 7 लाख आ गया बच्चों, 7 लाख का 7 लाख आ गया। अब इसके अंदर सेकंड सिचुएशन में आपने 10 लाख के क्या कर रखे हैं, डिबेंचर्स इश्यू कर रखे हैं, डेब्ट इश्यू कर रखे हैं, और इंटरेस्ट रेट कितना है 10% का। 10 लाख का 10% कितना होता है बच्चों, 1 लाख। कितना आ गया, 6 लाख। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब आपने इसके अंदर 2 लाख के डिबेंचर्स इश्यू कर दिए, और 10% का आपका क्या इंटरेस्ट रेट है। तो 10% किसका, 2 लाख का, सॉरी 20 लाख का। तो कितना हो गया 2 लाख। कितना हो गया बच्चों, 2 लाख। ये आ गया आपका 5 लाख। 7, 6 और 5, ये है आपका ईबीटी। क्या है बच्चों, ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स। इंटरेस्ट तो आप माइनस कर चुके हो, अब आप इसमें से टैक्स माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे बच्चों, टैक्स को माइनस किया जाएगा। अब टैक्स कितना है 30% का। अब 30% किसका, 7 लाख का। 30% 2,10,000। कितना आ गया बच्चों, 4,90,000। ठीक है बच्चों, 7 लाख में से हम 2,10,000 तो माइनस करेंगे, क्योंकि हमारा 30% का टैक्स रेट है। 7 लाख का 30% 2,10,000। अब दोबारा इसमें से माइनस करना पड़ेगा। 6 लाख का 30% कितना हुआ, 1,80,000। ये आ गया हमारा 4,20,000। क्लियर है यहां तक। तो सेम इसके अंदर भी 5 लाख का 30% 1,50,000, 3,50,000। ये आपकी नेट अर्निंग्स आ रही हैं 4,90,000, 4,90,000, 4,20,000 और 3,50,000। ये बात क्लियर हुई, ये बात क्लियर हुई। देखो बच्चों, अब आपकी इक्विटी कितनी है, इक्विटी 50 लाख रुपए की है। अगर मैं शेयर की बात करूं तो 5 लाख शेयर्स लगा लेते हैं हम। मान लेते हैं कि 10 रुपए का एक शेयर है। तो इसको क्या करूंगा बच्चों, इसको मैं क्या करूंगा, इसका आंसर कितना आया था हमारा 4,90,000 फर्स्ट केस का। दूसरे केस का कितना आया था 4,20,000। थर्ड केस का क्या आया था 3,50,000। अब देखो ध्यान से सुनना बच्चों, ईपीएस कैसे निकलता है, अर्निंग पर शेयर कैसे निकलता है। जितना आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स बनता है डिवाइडेड बाय में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, डिवाइडेड बाय में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। 4,90,000 डिवाइडेड बाय में 5 लाख। ठीक है, इसमें 4,20,000 डिवाइडेड में कितना होगा, इसमें तो हमारे शेयर ही कितने थे बच्चों 40 लाख के शेयर थे, तो सॉरी 40 लाख रुपीस के शेयर थे, तो 4 लाख शेयर हो गए। 3,50,000 डिवाइडेड बाय में बच्चों कितना आ जाएगा, कितने शेयर्स 3 लाख शेयर्स। 3 लाख शेयर्स क्यों, वापिस आओ स्लाइड पे एक बार। क्या था, पहले वाले में 5 लाख, दूसरे वाले में 4 लाख शेयर, और तीसरे वाले में 3 लाख शेयर। तो जब मैंने बच्चों इसको डिवाइड किया, 4,90,000 को 0.98 आया, 4,20,000 को 1.05 आया, और 3,50,000 को 3 लाख से डिवाइड किया तो 1.16 आया। 0.98, 1.05 और 1.16। देखो यहां पे कितना आ रहा था हमारा 0.98, 1.05 और 1.16। ये मेरा ईपीएस आ रहा है, ये मेरा क्या आ रहा है बच्चों, ईपीएस आ रहा है। तो देखो बच्चों, आपको पता लग रहा होगा जैसे ही हमने
डिबेंचर्स मतलब डेप्ट का, लोन का यूज किया, हमारा ईपीएस क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसमें हमने डेप्ट का यूज ही नहीं किया था, इसमें हमने डेप्ट यूज किए हैं और इसमें भी डेप्ट यूज किए हैं। इसमें हमने डेप्ट इससे ज्यादा किए हैं, इसमें 10 लाख के डेप्ट थे, इसमें 20 लाख के डेप्ट थे। मतलब कहने का मतलब यह है, अगर आप डेप्ट का ज्यादा यूज करते हैं तो आपका ईपीएस बढ़ता है। ठीक है बच्चों, समझ आया? ठीक है। आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा, एक बात और, आपको यह ध्यान रखना है कि जो आपका रेट ऑफ रिटर्न है, मतलब जो आप इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न ले रहे हैं, वो ज्यादा होनी चाहिए आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट से। अगर वो ज्यादा रहेगी तो इजीली आप क्या कर सकते हैं, आपका जो डेप्ट है वो आपके अर्निंग पर शेयर को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है ये कंसेप्ट? अगर आपका आरओआई ज्यादा है आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो ही आपका ईपीएस बढ़ता रहेगा जब आप डिबेंचर्स इशू करते रहेंगे। अगर ये सिचुएशन अपोजिट हो जाती है, अगर आपका इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाता है, ऐसे हो जाता है इन्वेस्टमेंट रिटर्न से, तब आप डेप्ट का यूज नहीं करेंगे। अगर आप डेप्ट का यूज करते हैं तो आपका ईपीएस नहीं बढ़ेगा, ईपीएस डिक्रीज हो जाएगा, तब आपने डेप्ट नहीं यूज करना। अगर ये सिचुएशन ऐसे बनती है तो आपने डेप्ट का यूज करना है और उससे ईपीएस भी बढ़ेगा। अगर आप अपोजिट जाते हैं तो ईपीएस गिर जाएगा, नुकसान हो जाएगा कंपनी को, तो इससे अच्छा आप इक्विटी का ही यूज करें। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या आता है बच्चों, कैपिटल स्ट्रक्चर? देखो, अभी हमने फाइनेंशियल लीवरेज में यह पढ़ा कि टोटल कैपिटल में से हमारे डेप्ट कितने हैं। इसमें हम यह पढ़ेंगे कि भाई हमारा डेप्ट कितना है और इक्विटी कितनी है। मतलब डेप्ट और इक्विटी की ही बात हो रही है, इसके अंदर भी डेप्ट एंड इक्विटी का प्रोपोर्शन कितना रहेगा। फाइनेंशियल लीवरेज आपको यह बताता था कि भाई कितना प्रपोर्शन है डेप्ट का टोटल कैपिटल में से। ये हमें बता रहा है कितना प्रपोर्शन डेप्ट का है और इक्विटी का है हमारी फाइनेंसिंग द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस के लिए। तो फॉर्मूला वही है हमारा, डेप्ट अपॉन में इक्विटी। कैपिटल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द प्रपोर्शन ऑफ डेप्ट कैपिटल एंड इक्विटी कैपिटल इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। द कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी सच which increase the value of equity share और maximize the value of the firm। ठीक है बच्चों, हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जिससे मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट हो और हमारी फर्म की वैल्यू भी इंक्रीज हो, प्लस इक्विटी शेयर होल्डर की जो वेल्थ है वो भी इंक्रीज होती रहे। डेप्ट एंड इक्विटी डिफर इन कॉस्ट एंड रिस्क एज डेप्ट इन्वॉल्व लेस कॉस्ट। डेप्ट क्या हमारा चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, मैंने आपको पहले ही बताया है, और सबसे ज्यादा रिस्की भी यही रहता है। आपको यह बात याद रखनी है। क्लियर है बच्चों? अब डेब्ट रिस्की क्यों रहता है? क्योंकि आपने रेगुलर पेमेंट्स करनी होती है इंटरेस्ट की, जो एक ऑब्लिगेशन, एक ड्यूटी बनती है बिजनेस की, एक फर्म की, एक कंपनी की, कि भाई अगर हमने लोन लिया है, डेब्ट इशू किए हैं, तो हमें पैसा इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा। डिविडेंड देना नहीं देना कंपनी के प्रॉफिट्स के बेसिस पे करता है, बट आपको इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो डेब्ट सबसे ज्यादा रिस्की भी होते हैं और सबसे ज्यादा चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है अगर हम इक्विटी से कंपेयर करें तो। ठीक है बच्चों, इक्विटी सिक्योरिटीज आर सेफ। सेफ कौन सी सिक्योरिटी है? हमारी इक्विटी है, क्योंकि इसमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको डिविडेंड पे करना ही करना है। रिस्की कौन से ज्यादा होते हैं? डेप्ट। और सेफ ज्यादा कौन से हैं? देखो सीधी सी बात है, डेप्ट सबसे ज्यादा क्या है? चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है। क्या बच्चों? चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है। और सबसे ज्यादा क्या होते हैं? ये रिस्की होते हैं। इक्विटी क्या है? सेफ है, किसी भी तरह की ऑब्लिगेशंस इसके अंदर नहीं होती है। बस आपको ये 3 वर्ड्स याद रखने हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। क्या है आगे आता है बच्चों हमारा फैक्टर्स। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर पे अफेक्ट डाल सकते हैं, जिसमें आपका पहला पॉइंट आता है बच्चों कैश फ्लो पोजीशन। देखो आपके फैक्टर्स लगभग सेम ही चल रहे हैं कि आपके
फर्म की कितनी एबिलिटी है कैश फ्लो जनरेट करने की, ये सबसे बड़ा फैक्टर रोल प्ले करता है कि भाई आपने डेब्ट का इशू करना है या इक्विटी का इशू करना है। ठीक है बच्चों, क्या लिखा हुआ है? द डिसीजन रिलेटेड टू द कंपोजिशन ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑल्सो डिपेंड ऑन द एबिलिटी टू जनरेट इनफ कैश फ्लो। द कंपनी इज अंडर लीगल ऑब्लिगेशन। देखो सीधी सी बात है, अगर हम डेप्ट इशू करते हैं तो हमारी ऑब्लिगेशन है, हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर हमारे पास अच्छा ह्यूज फंड है तो हम डिबेंचर्स मतलब डेप्ट का, लोन का यूज करेंगे, सोर्स ऑफ फाइनेंस हमारा लोन यूज करेंगे, जिससे क्या होगा, इंटरेस्ट हम पे कर सकते हैं, तो हम डेप्ट का यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं। कैश फ्लो अच्छा है तो डेप्ट का यूज करो, नहीं तो मत करो। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है बच्चों। रिटर्न देखो सीधी सी बात है, जहां पे कंपनी को रिटर्न ज्यादा मिल रही है वो वहीं पे पैसा लगाएगी। इफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैंने आपको बताया अगर रिटर्न ज्यादा है किससे, इंटरेस्ट रेट से, तो हम डेप्ट इश्यू करेंगे। अगर रिटर्न कम है हमारे इंटरेस्ट रेट से तो हम इक्विटी का यूज करेंगे। कॉस्ट ऑफ डेप्ट की बात करते हैं भाई, जो सबसे सस्ता क्या होगा, कॉस्ट ऑफ डेप्ट होगा, हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। एक जगह हमें 5% के हिसाब से लोन मिल रहा है, एक जगह हमें हमारे पे 3% के हिसाब से लोन मिल रहा है, तो हम ऑब्वियसली 3% के तरफ ही जाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, टैक्स रेट की बात करते हैं। देखो बच्चों, टैक्स रेट, अभी हमने एक प्रैक्टिकल पोर्शन किया जिसमें आपने डेप्ट का यूज करके आपने अपने अर्निंग्स क्या कर दी थी, कम कर दी थी। कहने का मतलब क्या है बच्चों, अगर आप डेप्ट का यूज करते हो तो आप विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट आप अपने अर्निंग्स को क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो, जिससे आपको कम टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, फिर आता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इक्विटी की कॉस्ट क्या पड़ती है यह हमें देखना पड़ेगा। सीधी सी बात है, वही बात दोबारा रिपीट हो जाती है, अगर हमारी रिटर्न का रेट ज्यादा है हमारे किससे, इंटरेस्ट से, तो हम डेप्ट इशू करते थे। अगर हमारा इंटरेस्ट ज्यादा है रिटर्न से तो हम इक्विटी यूज करेंगे, इक्विटी का फंड यूटिलाइज करेंगे। ठीक है बच्चों, फ्लोटेशन कॉस्ट मैंने आपको पहले ही बताई थी। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब है जब आप सिक्योरिटीज को इशू करते हैं, इशू एक्सपेंसेस कह सकते हैं, तो कौन कौन से खर्चे आते हैं, किस में ज्यादा खर्चा आ रहा है, किस में कम आ रहा है, किसमें कम आएगा, आप उसे ही एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, रिस्क कंसिडरेशन, रिस्क किस में सबसे ज्यादा है, बताया था मैंने, किस में सबसे ज्यादा रिस्क होता है, आपके डिबेंचर्स सबसे ज्यादा रिस्की होते हैं, और चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस भी क्या है बच्चों, डिबेंचर है, मतलब आपके डेब्ट्स की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, फाइनेंशियल रिस्क रेफर टू पोजीशन व्हेन अ कंपनी अनएबल टू मीट इट्स फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस, अगर वो फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस नहीं पे कर पा रही है तो वो इक्विटी का यूज करेगी, अदरवाइज वो डेब्ट का यूज करेगी। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। कंट्रोल, अगर हम कंपनी ये चाहती है कि पूरा का पूरा कंप्लीट कंट्रोल इक्विटी का रहे तो हम इक्विटी ज्यादा यूज करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर्स, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स हमारे ओनर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स हमारे क्या बच्चों, ओनर्स है, उनका कंट्रोल कम रहे तो हम डिबेंचर्स का ज्यादा यूज करेंगे। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जो सेबी की गाइडलाइंस हैं, जो हमारे इंटरनल प्रोविजंस हैं, उसके बेसिस पे हम चेक करेंगे कि हमें डेप्ट इशू करने हैं या इक्विटी इशू करने हैं। हमने क्या करना है, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए, डेप्ट भी होने चाहिए और इक्विटी भी होना चाहिए। डेप्ट प्लस इक्विटी दोनों रहेंगी तो हमें फायदा मिलेगा, जिसे हम कहते हैं ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, क्या क्या रेगुलेशंस हैं, अगर सेबी की गाइडलाइंस इजी है, समझ पा रही है कंपनी, तो आप सिक्योरिटीज को उसी के अकॉर्डिंग क्या करोगे बच्चों, यूज करोगे। स्टॉक मार्केट कंडीशन, बूम कंडीशन है, रिसेशन कंडीशन है, किस पर डिपेंड करता है, जो आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर है, आपने डेप्ट इशू करने हैं या इक्विटी इशू करनी है, या आपकी स्टॉक मार्केट कंडीशंस पे भी क्या करती है बच्चों, डिपेंड करती है। ठीक है बच्चों, रिसेशन के केस में क्या होगा, रिसेशन के केस में आप ये कहोगे यार मैं बोर्ड फंड कहां से इशू करूं, मतलब आपको इशू करने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि आपका बिजनेस पहले ही कम चल रहा है, रिसेशन के टाइम पे बिजनेस पहले ही कम चल रहा है। हम सोचते हैं कि भाई आने वाले अगले महीने में हमने एक प्रोजेक्ट लगाना है, वो कैसे पूरा होगा, वो कैसे पूरा होगा, अगर हमारे पास पैसा होगा तो। इक्विटी तो ले नहीं सकते भाई उस टाइम पे, पैसा पहले ही नहीं है, तो क्या करेंगे, कंपनी क्या करेगी, डेप्ट इशू कर देगी।
पैसा ले लेगी और आने वाले टाइम के लिए पैसा लगाएगी। मतलब डिप्रेशन के केस में अगर मैं बात करूं, रिसेशन के केस की बात करूं, तो हम बोर्ड फंड का यूज करेंगे, और दूसरे केसेस में बूम के टाइम पे हम इक्विटी शेयर्स का यूज करेंगे। लास्ट आता है बच्चों हमारा फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, देखो फिक्स्ड कैपिटल हमारी फिक्स्ड एसेट्स की बात कर रहा है। ऐसी एसेट जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करती है वो आपकी कौन सी होती है? फिक्स्ड एसेट्स होती है। आपने किसमें पैसा लगाना है, ये क्या है आपकी फिक्स्ड कैपिटल, या वर्किंग कैपिटल में क्या आ जाएगा? करंट एसेट्स की बात की जाएगी। अभी हम फिलहाल फिक्स्ड कैपिटल की बात कर रहे हैं कि आपने लॉन्ग टर्म एसेट्स की बात करनी है जो आपको क्या दे, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कर सके, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे फिक्स्ड कैपिटल के अंदर आते हैं, जिसमें पहला है हमारा नेचर ऑफ बिजनेस। क्या है बच्चों? नेचर ऑफ बिजनेस, हमारा किस तरह का बिजनेस है। बस देखो बच्चों, अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, अगर हमारी इंडस्ट्री है, तो हमें वहाँ पे फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए। क्यों ज़्यादा चाहिए? हमारे पास मशीनरीज भी होनी चाहिए, हमारे पास ज़मीन भी होनी चाहिए, बिल्डिंग भी होनी चाहिए, सब कुछ चाहिए। पहली बात तो मशीन्स तो चाहिए ही चाहिए जिससे आप प्रोडक्शन कर सको, इंडस्ट्री के इसमें ज़्यादा चाहिए, मतलब मैन्युफैक्चरिंग के कंसर्न में आपको फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए। और रिटेल बिजनेस के टाइम पे आपको एक शॉपकीपर को फिक्स कैपिटल कम चाहिए होती है एज कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। ठीक है बच्चों। फिर आता है स्केल ऑफ ऑपरेशन। आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन कैसा है? अगर स्केल ऑफ ऑपरेशन ज्यादा है तो आपको फिक्स एसेट्स ज्यादा चाहिए, अगर स्केल ऑफ ऑपरेशन कम है तो आपको फिक्स एसेट्स कम चाहिए। ठीक है बच्चों। अगर ज्यादा है तो कैपिटल ज्यादा चाहिए, कम है तो कैपिटल भी कम चाहिए, सीधी सी बात। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, अगर आप कैपिटल इंटेंसिव यूज कर रहे हैं, मतलब आप मशीन्स का ज्यादा यूज करते हैं तो आपको पैसा ज्यादा चाहिए। अगर आप लेबर इंटेंसिव है तो आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। पैसा ज्यादा का मतलब मैं फिक्स कैपिटल की बात कर रहा हूं इस फिलहाल कुछ पॉइंट में। कहने का मतलब अगर आप क्या कर रहे हो बच्चों, कैपिटल इंटेंसिव, तो आपको ज्यादा चाहिए फिक्स कैपिटल। ठीक है। अगर आप लेबर इंटेंसिव हैं तो आपको फिक्स कैपिटल क्या चाहिए बच्चों? कम चाहिए, सीधी सी बात है। अगर आपको अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी है, हर साल आप नई टेक्नोलॉजी लाना चाहते हो, तो भाई पैसा भी तो चाहिए उसके लिए, और पैसा फिक्स कैपिटल ही चाहिए होगा। अगर आप अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते रहेंगे तो आपको पैसा ज्यादा चाहिए, अगर अपग्रेड नहीं करना तो पैसा कम चाहिए। ठीक है बच्चों, सीधा आपको समझना है कि भाई कैसे प्रैक्टिकल सोचो इस चीज को। ठीक है, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं, आप प्रैक्टिकल सोचो। भाई अगर हमें टेक्नोलॉजी अच्छी चाहिए तो पैसा भी चाहिए होगा, उसके लिए फिक्स कैपिटल भी ज्यादा चाहिए होगी, तो ज्यादा चाहिए। अगर हमें टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं करनी तो पैसा कम चाहिए, सीधी सी बात। ठीक है, कुछ समझ, सारा कुछ क्या है, प्रैक्टिकल सोचना है आपने, रट्टा नहीं मारना कुछ भी। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है बच्चों? ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, अगर आपको लग रहा है कि आने वाले टाइम पे मेरे को ग्रोथ मिलने वाली है, ग्रोथ प्लान्स होने वाले हैं, तो आपको आज फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए। आपको लग रहा है कि भाई ग्रोथ नहीं होगी आगे आने वाले टाइम पे, तो उस पैसों का क्या करोगे? तो आप क्या करोगे? फिक्स कैपिटल को इतना इशू नहीं करोगे। ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन, अगर आपके पास काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे रिलायंस कंपनी है, इसका रिलायंस जियो है, जियो मार्ट कह सकते हो आप, जैसे जियो की सिम्स है, जियो मार्ट है, इनका पेट्रोल पंप भी है, इनका ज्वेलरी शॉप भी है ना। सब कुछ क्या है? डाइवर्सिफिकेशन है, मतलब काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं और उनकी प्रोडक्शन करने के लिए हमें मशीन्स का चाहिए, बिल्डिंग्स भी चाहिए, तभी बिजनेस एक्सपेंड हो सकता है, तभी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आ सकती हैं। अगर हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन है, प्रोडक्ट्स ज्यादा है, तो हम क्या कर सकते हैं? हमें फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए, अदरवाइज कम चाहिए। प्रैक्टिकल सोचना है बच्चों। अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एंड लीजिंग फैसिलिटी, देखो बच्चों, अगर आपको इजिली पैसा मिल रहा है तो आप फिक्स कैपिटल क्यों ज्यादा लोगे? अगर आपको इजिली पैसा मिल रहा है, रोज का लीजिंग फाइनेंस कर लो, चाहे आपको फाइनेंस अवेलेबल हो रहा है, तो आपको फिक्स कैपिटल वहां पे कम चाहिए एज कंपेयर टू जहां पे आपको पैसा नहीं मिल रहा। मतलब आपको अवेलेबल है तो पैसा आपको कम चाहिए, फिक्स कैपिटल की बात कर रहा हूं मैं। और अगर पैसा इजिली अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो आप फिक्स कैपिटल का ज्यादा यूज कर सकते हैं। इशू करना पड़ेगा आपको, फिक्स कैपिटल और ज्यादा इशू करनी पड़ेगी। लेवल ऑफ कोलैबोरेशन और ज्वाइंट वेंचर्स, देखो बच्चों, अगर मैं अकेला बिजनेस स्टार्ट करूं तो सारा बर्डन मेरे पे आएगा,
फिक्स कैपिटल मुझे यूज करनी पड़ेगी, सारी करनी पड़ेगी। अगर मैं 3-4 बिजनेस जो मैन्स हैं उसे इकट्ठा कर लेता हूं तो हर पर्सन क्या करेगा, उसमें कंट्रीब्यूट करेगा, उसमें कंट्रीब्यूट करेगा। तो हर पर्सन की जो कंट्रीब्यूशन रहेगी फिक्स कैपिटल में वो एज कंपेयर टू सिंगल मैन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर हम कोलैबोरेशन करते हैं तो वहां पे हमें फिक्स कैपिटल की कम जरूरत पड़ेगी। एक सिंगल पर्सन की बात कर रहा हूं। अगर एक पर्सन अगर बिजनेस चलाता है तो उसे फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे चलते क्या लिखा हुआ है। आगे आता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल जो डे टू डे एक्सपेंसेस की बात करता है। किसकी बात कर रहा है बच्चों, डे टू डे एक्सपेंसेस में। अब इसमें बच्चों 2 पॉइंट आते हैं, एक ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, एक नेट वर्किंग कैपिटल। ये आप देख पा रहे हैं, ये सारी की सारी आपकी करंट एसेट्स हैं। कहने का मतलब जो भी आपकी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है इसके अंदर सारी की सारी क्या आती है बच्चों, करंट एसेट्स आती हैं। एक साल की जितनी भी हमारे अकाउंटिंग ईयर की बात कर रहा हूं, जितनी भी हमारी क्या है करंट एसेट्स है सारी की सारी ग्रोस के अंदर आएंगी। दूसरा, अगर नेटवर्किंग की बात करता हूं तो करंट एसेट्स, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, करंट एसेट्स में से आप करंट लायबिलिटी क्या कर दो बच्चों, माइनस कर दो। करंट एसेट्स में से आप करंट लायबिलिटी क्या कर दो बच्चों, माइनस कर दो, वो नेटवर्किंग कैपिटल आ जाएगा। क्लियर है, वो क्या आ जाएगा बच्चों, नेटवर्किंग कैपिटल। सीधी सी बात है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ये आपको अच्छी तरीके से पता है हमारी क्या करंट एसेट्स होती हैं और क्या करंट लायबिलिटीज है। ठीक है बच्चों। हाँ, एक चीज और, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल कब आएगी, देखो सीधी सी बात, देखो मैंने कहा कि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अगर मेरी वर्किंग कैपिटल क्या है, देखो मैंने अभी क्या बताया, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी क्या होता है बच्चों, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। देखो 2 सिचुएशंस लेते हैं, पहली सिचुएशन और ये हमारी दूसरी सिचुएशन। पहली सिचुएशन में जो हमारी करंट एसेट है वो मान लीजिए 50,000 की है और करंट लायबिलिटी मान लीजिए 20,000 की है। दूसरे केस में करंट एसेट कितनी हो जाएगी, मान लो 20,000 की है और करंट लायबिलिटी 50,000 की है। तो जब मैं 50 में से 20 माइनस करूंगा, 50 में से 20 माइनस करूंगा तो 30,000 आंसर आएगा। आएगा या नहीं आएगा, 50,000 में से जब 20,000 जाएंगे तो 30,000 आएगा। यही बात है। अगर मैं 20 में से 50 माइनस करूंगा, 20,000 माइनस 50,000 तो माइनस का 30,000 आएगा। ये मेरा पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल होगा, ये मेरा नेगेटिव वर्किंग कैपिटल होगा। क्लियर है बच्चों, ठीक है आगे चलते हैं। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, देखो सेम पॉइंट है, नेचर ऑफ बिजनेस, फिर से हमारा पॉइंट आ रहा है। अगर हमारा बिजनेस होलसेल का है तो हमें वर्किंग कैपिटल की क्या पड़ेगी, जो हमें पैसा जरूरत पड़ेगा वर्किंग कैपिटल एक होलसेल बिजनेस के पास क्या होती है, कम होती है। तो वहां पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या पड़ सकती है, क्या पड़ सकती है, ज्यादा पड़ सकती है। रिक्वायरमेंट की बात कर रहा हूं, रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ेगी एज कंपेयर टू रिटेल शॉप। रिटेल शॉप में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि होलसेल जो पर्सन है उसने पर वीकली या जो भी उसका सिस्टम है 2 दिन बाद या 5 दिन बाद उसने पेमेंट कलेक्शन के लिए जाना होता है। तो वहां पे क्या चाहिए, उसको जो गैप आ रहा है 3 या 4 दिन का, उसको पूरा करने के लिए वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगी। तो होलसेल को वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए एज कंपेयर टू रिटेल काउंटर, क्योंकि रिटेल काउंटर तो रोज माल बेच रहा है और रोज उसके पास पैसा आ रहा है। दैट इज अ रिटेल शॉप में आपको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। स्केल ऑफ ऑपरेशन, अगर आपका ऑपरेशन लार्ज साइज पे है तो आपको क्या चाहिए, वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। अगर कम स्केल पे है, छोटा बिजनेस है, तो वर्किंग कैपिटल भी कम चाहिए। प्रैक्टिकल सोचना है बच्चों। बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन, ड्यूरिंग द बूम पीरियड द मार्केट इज फ्लोरिशिंग सो मोर डिमांड। देखो बूम पीरियड में डिमांड अच्छी होती है, प्रोडक्शन भी ज्यादा होती है, तो हमें क्या चाहिए, पैसा ज्यादा चाहिए। और अगर डिप्रेशन पीरियड है, रिसेशन पीरियड है, तो हमें वहां पे क्या है, वर्किंग कैपिटल की कम जरूरत पड़ेगी, क्योंकि डिमांड ही कम है। तो अगर डिमांड कम है तो और पैसा लेके क्या करूंगा, तो मुझे पैसा कम चाहिए होगा। सीजनल फैक्टर्स की बात करते हैं। अगर हमारा कांस्टेंट चल रहा है, अगर हमारा सीजन क्या है, कांस्टेंट है, तो हमें वहां पे पैसा कम चाहिए। कौन सा, रिक्वायरमेंट कम चाहिए वर्किंग कैपिटल की। और अगर हमारा सीजनल फैक्टर है तो क्या चाहिए हमें, लार्ज अमाउंट ऑफ
फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ वर्किंग कैपिटल। सीजनल है तो भाई ऑब्वियसली आपको लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, सीधी सी बात है, लेबर इंटेंसिव में वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, लेबर रोज के पैसे मांगती है तो वर्किंग कैपिटल आपको ज़्यादा चाहिए होगी, ठीक है। और अगर हम उसकी बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, मतलब कैपिटल इंटेंसिव की बात करें, तो वर्किंग कैपिटल आपको कम जरूरत पड़ सकती है। प्रैक्टिकल सोचना बच्चों, प्रैक्टिकल सोचो। क्रेडिट अलाउड, अगर आपको जो आप पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, अगर वो टाइमली आप क्या कर रहे हैं, हर 2 दिन बाद या हर 3 दिन बाद आप पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, तो उस टाइम पे आपको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। अगर आपकी जो पॉलिसी लिबरल है, सीधी सी बात है, अगर लिबरल है, लिबरल का मतलब है आप एक एक महीने बाद पैसा कलेक्ट करने जाते हैं मार्केट में, तो वहां पे वर्किंग कैपिटल तो ज्यादा चाहिए ना। मान लीजिए कि आपने 1 अप्रैल को एक गुड्स बेची और आप 30 अप्रैल को पैसा लेने जा रहे हैं 2 महीने बाद, तो भाई जो 2 महीने का गैप है उसमें पैसा तो चाहिए होगा ना। तो इस केस में आपको पैसा ज्यादा चाहिए। समझ रहे हो ना मेरी बात की मैं क्या कह रहा हूं। इस केस में आपको पैसा ज्यादा चाहिए, जहां पे लिबरल पॉलिसी की बात की जाएगी, और जहां पे लिबरल पॉलिसी का यूज नहीं किया जा रहा, हर 2 दिन बाद 3 दिन बाद आप पैसे ले रहे हो, तो वहां पे आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी बच्चों, कम रहेगी। ठीक है बच्चों। क्रेडिट अवेल, अगर आपकी जो क्रेडिट पॉलिसी आपको इजिली पैसा मिल रहा है, तो भाई क्या चाहिए, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम चाहिए होगी। इजिली पैसा मिल रहा है यार, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं मिल रहा तो आपको पैसा ज़्यादा चाहिए। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी की बात कर लें, अगर हमारी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, अच्छे तरीके से काम हो रहा है, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है हमारी, तो हमें क्या चाहिए, वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। अगर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी हम सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं बच्चों, तो वहाँ पे हमें वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए होगी, ज़्यादा चाहिए होगी। ठीक है बच्चों, बहुत ईजी कंसेप्ट है ये। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अगर आपको रॉ मटेरियल इजिली अवेलेबल हो रहा है, सेम वही बात, अगर आपको पैसा इजीली अवेलेबल हो पा रहा था तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। सेम अगर रॉ मटेरियल आपको इजीली अवेलेबल हो पा रहा है, चल 2 महीने बाद पेमेंट करनी है, बाद में पेमेंट करनी है, तो वर्किंग कैपिटल आपको क्या चाहिए, कम चाहिए। अगर आपको पेमेंट ही कल करनी पड़ेगी, आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, आपको पेमेंट कल करनी है, तो आपको वर्किंग कैपिटल बच्चों वहाँ पे ज़्यादा चाहिए होगी। ठीक है। लेवल ऑफ कंपटीशन, इफ द मार्केट कंपटीटिव देन कंपनी विल हैव टू अडॉप्ट लिबरल क्रेडिट पॉलिसी। देखो सीधी सी बात है, अगर कंपटीशन की बात करें, आप लिबरल पॉलिसी का यूज करते हैं, चल यार 4 दिन बाद पेमेंट कर दियो, हफ्ते बाद पेमेंट कर दियो, किस लिए, हमारे दुकान से प्रोडक्ट ले, हमारी कंपनी का प्रोडक्ट ले। वो समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। इस केस में क्या होगा, जो हफ्ते का गैप है, 10 दिन का गैप है, वो क्या है, उस दिन पैसा तो चाहिए होगा, तो उस केस में हमें क्या चाहिए, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। इन्फ्लेशन, क्या कह रहे हैं, इन्फ्लेशन, इफ देयर इज इंक्रीज और राइज इन द प्राइसेस, अगर पहले ही इन्फ्लेशन है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, और डिफ्लेशन है तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। देखो प्रैक्टिकली सोचना बच्चों, मैं आपको पहले ही कह रहा हूं, प्रैक्टिकल सोचो भाई। इन्फ्लेशन है तो महंगाई होगी, महंगाई होगी तो पैसा ज्यादा चाहिए होगा, जब पैसा ज्यादा चाहिए तो वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा चाहिए, सीधा सिंपल। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट की बात करें, हमें लग रहा है कि आने वाले टाइम पे क्या ग्रोथ हो सकती है, एक्सपेंशन हो सकती है, तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, आज भी चाहिए, दोनों केसेस में चाहिए, फिक्स भी चाहिए थी और वर्किंग भी चाहिए, दोनों केसेस में हमें क्या चाहिए, ज्यादा वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगी। कब, जब आपको लग रहा है मेरा बिजनेस एक्सपेंड हो सकता है, तो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। ठीक है बच्चों। ले भाई, हवाइयों में ग्रोथ हो रही है, हवाइयों में तो रहना पड़ेगा। तो इस चैप्टर को करते बच्चों यहीं पे खत्म। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये क्लास समझ आई होगी, फाइनेंस को किस तरह से मैनेज करना, किस तरह से हमने प्लान किया, आपको आज इजीली समझ आ गया हो। अब करूंगा मैं रेस्ट और आप अपना देना बेस्ट। तो लाइक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों।